पंडित सुंदरलाल शर्मा एमएससी फाइनल ईयर मैथ सब्जेक्ट पेपर 1 चैप्टर 2 मैथमेटिकल प्रीलिमिनरीज का ये 7वां वीडियो है। इस वीडियो में हम देखेंगे पेज नंबर 24 एग्जाम्पल नंबर 9। इंग्लिश में है एन ऑनर ऑफ 5 ओवरनाइट कैबिन्स इज कंसाइडरिंग बाइंग टेलीविज़न सेट्स। चलिए आप इंग्लिश का पढ़ लेंगे, मैं हिंदी में इसको समझाता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक मालिक के पास 5 ओवरनाइट कैबिन्स है। ओवरनाइट कैबिन्स का मतलब ऐसा है कि उसके पास 5 रूम्स है जिसमें जो कस्टमर्स हैं रात में आके ठहरते हैं, है ना। तो वह हर कैबिन में रहने वाले कस्टमर को टीवी किराए पे देना चाहता है। उसका अनुमान है कि लगभग आधे कस्टमर्स टीवी मांगेंगे। मतलब ये कि सारे कस्टमर्स नहीं मांगेंगे, कोई कोई मांगेंगे। उसने अनुमान लगाया कि आधे कस्टमर्स मांगेंगे, तो इसलिए टीवी मांगने की जो प्रोबेबिलिटी है उसने प्रोबेबिलिटी है वो आधा माना है, और इसलिए वह केवल 3 टीवी सेट्स खरीदा। और सवाल में ये माना गया है कि हर रात को, है ना, हर समय सभी कैबिन्स ऑक्यूपाइड है, यानी कि फुल हो जाते हैं। हर रात 5 कमरा फुल होता है, कोई ना कोई ठहरता है। अब आगे इसमें 3 सवाल हैं। ए है कितनी इवनिंग्स में टीवी की मांग 3 टीवी से ज़्यादा होगी, कितनी रातें टीवी की मांग 3 टीवी से ज़्यादा होंगी। बी पूछ रहा है अगर कोई पार्टिकुलर कस्टमर टीवी मांगता है तो उसे टीवी मिल जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये कोई एक कस्टमर के बारे में पूछ रहा है कि अगर कोई कस्टमर टीवी मांगता है तो उसे टीवी मिल जाए, इसकी संभावना कितनी है। और सवाल सी है टीवी का रेंटल कितना होना चाहिए, वो टीवी का जो किराया है वो कितना रखे कि उसने जो लागत लगाया है वो ब्रेक इवन हो जाए, यानी कि ना उसको ज़्यादा प्रॉफिट हो ना ही उसको लॉस हो, यानी कि उसका जो मूलधन है वो वापस आ जाना चाहिए, ना ज़्यादा हो ना कम हो। तो चलिए देखते हैं बारी बारी से ए बी सी को। तो पहला सवाल ये था कि 3 से ज़्यादा टीवी की मांग, यानी कि ये बोल रहा है कि एक दिन में 3 से ज़्यादा टीवी की मांग की संभावना कितनी है। तो हमको पता है कि प्रत्येक दिन 5 कस्टमर्स उस केबिन में रुकते हैं, है ना, प्रत्येक केबिन में रुकते हैं। तो 5 कस्टमर्स में से कितने लोग टीवी मांगते हैं, इसको इस संख्या को नाम दिया है एक्स, यानी जो टोटल ट्रायल्स है उसको नाम दिया है एक्स यानी कि एक दिन में टीवी मांगने वाले कस्टमर्स की संख्या। अब देखिए, अब हर कस्टमर्स के लिए 2 पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। पहला, या तो टीवी मांगे या फिर टीवी ना मांगे। तो हमने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशंस में पढ़ा है कि या तो सक्सेस होता है या फिर क्या होता है, फेलियर होता है। तो अगर आपने बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ा है तो आप पिछले वीडियोस को आप सर्च कर सकते हैं, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को एक्सप्लेन किया गया है, वहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर सक्सेस है ना, सक्सेस यानी कि यहाँ पर पी बोला है और उसने क्या माना है कि सक्सेस यानी कि मांगने की जो प्रोबेबिलिटी है वो आधा माना है, तो इसलिए पी बराबर आधा लिखा गया है। ठीक है। जो नहीं मांग रहे हैं यानी कि फेलियर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 माइनस पी। इसका मतलब है कि 1 माइनस हाफ इज इक्वल टू, सॉल्व करेंगे तो 1 ये हो जाएगा हाफ। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। अब देखिए, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू आर, ये फार्मूला आप बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ेंगे। तो n कॉम्बिनेशन आर पी आर इंटू 1 माइनस पी पावर n माइनस आर। अब इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, यहाँ पर इसका क्या मीनिंग है। यहाँ पर ठीक r कस्टमर्स टीवी मांगे इसकी प्रोबेबिलिटी है। n क्या है, n टोटल ट्रायल्स है। टोटल ट्रायल्स मतलब टोटल कितने कस्टमर्स हैं, 5 हैं, है ना। तो यहाँ पर n हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पर n क्या है, n है आपके टोटल ट्रायल्स। टोटल ट्रायल्स कहने का मतलब यहाँ पर कस्टमर कितने हैं, कस्टमर है 5, तो n इज इक्वल टू हो जाएंगे 5। r क्या है, r है उन 5 में से कितने कस्टमर टीवी मांग रहे हैं। या तो 4 लोग मांग रहे हैं, है ना, अगर n करते हैं तब तो पूरे के पूरे हो गए, या 3 लोग मांग रहे हैं, या फिर 2 लोग मांग रहे हैं, या फिर 1 मांग रहा है। इसकी क्या है, प्रोबेबिलिटी है। ये जो आर है कितने कस्टमर टीवी मांग रहे हैं उसकी प्रोबेबिलिटी है।
ये जो आर है। हमने देखा कि टीवी मांगने वालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ माना है, और टीवी न मांगने वालों की भी जो प्रोबेबिलिटी हो क्या माना है, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस पी को वो भी हो जाएगा हाफ। यहाँ पर एन सी आर का मतलब है कि टोटल एन में से कितने लोग टीवी मांग रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए यहाँ पर 5 लोग हैं, तो 5 में से 4 लोगों को चुनने का जो प्रोबेबिलिटी है वो इस फार्मूले से निकलेगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि मोर देन 3, यानी कि x जो है वो 3 से अगर ज़्यादा हो, यानी टीवी मांगने वालों की जो संख्या है वो 3 से ज़्यादा हो, तो वो क्या क्या हो सकते हैं, वो है 4 और 5। यानी कि अगर x 3 से बड़ा हो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा, या तो x बराबर 4 होगा या तो x बराबर 5 होगा, और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा जो है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से हमारा p ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 3 निकल जाएगा। यानी कि 3 से ज़्यादा लोग टीवी मांगने की प्रोबेबिलिटी हमको पता चल जाएगा। अब हम इसको स्लोली देख लेते हैं कि अगर x बराबर 4 हो, यानी कि 5 में से ठीक 4 लोग टीवी मांग रहे हैं, तो बाइनोमियल फार्मूले से हम x के जगह में r रखते हैं। यहाँ पर r कितना है, 4 है ना। तो ये है आपका बाइनोमियल फार्मूला। तो इस फार्मूले पे हम इस डेटा को रख के देखते हैं। टोटल लोगों की संख्या कितनी है, 5, मांगने वालों की संख्या कितनी है, 4। हमने प्रोबेबिलिटी क्या माना है कि कितने लोग मांग सकते हैं, आधे लोग मांग सकते हैं। हम इस फार्मूले पे इस डेटा को रख देते हैं। यहाँ पर n 5 है, r 4 है, p ये 1/2 है, r कितना है, 4 है, 1 का 1 माइनस p यहाँ पर हाफ है, और n 5 है, r 4 है। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आपका ये तो हो जाएगा, 1/2 सॉल्व करेंगे तो। इसलिए हम आगे देखेंगे। अब देखिए 5 कॉम्बिनेशन सी को अगर हम सॉल्व करें तो ये कुछ इस तरह से होता है, ये 5 फैक्टोरियल बटे 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा, और ब्रैकेट में 5 माइनस 4 का फैक्टोरियल हो जाता है। ये आपको पता है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 इंटू, हम फैक्टोरियल 4 रख देते हैं इसको ताकि आसान हो हमको काटने में। नीचे है आपका फैक्टोरियल 4 इंटू 5 माइनस 4 फैक्टोरियल। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 4 कट जाएंगे, बचा क्या, 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 1। अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो, है ना, ये 1 हो जाएगा, आगे जाके क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। इसका मतलब है यहाँ पर दे दिया है, देखिए 5 कॉम्बिनेशन 4 इज इक्वल टू 5, यानी कि ये वाला जो टर्म है वो क्या हो गया, 5 हो गया। अब आगे देखेंगे तो ये तो बहुत इजी है ना। यहाँ पर ब्रैकेट है, इसका मतलब यहाँ पर इनटू है, तो ये इसको अगर हम 1/2 का पावर 4 करें तो ये कितना हो जाएगा, ये टोटल टर्म हो जाएगा 1/16 इंटू 1/2। इसको और आगे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 इंटू, ये हो जाएगा आपका 1/16 दूनी 32। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि ये अंश में है और ये हर में है, तो ये हो जाएगा आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ इक्वल टू 4 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 5/32। चलिए अगला कंडीशन देखेंगे। ये देखिए ये आ गया है। अब अगर x 5 के बराबर हो तो क्या करें, तो क्या करेंगे, इस फार्मूले पर रख देंगे। चलिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। सॉल्व करके देख लेते हैं।
फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 5, और ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर n भी 5 है, r भी 5 है, फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ऊपर में है आपका फैक्टोरियल 5, नीचे में भी है आपका फैक्टोरियल 5। अब इन दोनों का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, फैक्टोरियल 0। ठीक है, और आपको पता है कि फैक्टोरियल 0 का मतलब होता है 1, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 इंटू 1। इट मीन्स कि ये कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर आ गया 1, लेकिन हमारे पास है और इंटू में 1/2 का पावर 5। तो हमने देखा 1/2 के पावर 5 का आंसर कितना था, 1/32। तो ये भी आ जाएगा, ये आ गया है 1/32। अब दोनों को जोड़ेंगे क्योंकि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, हमको पता है। नहीं पता है तो आप देख लेंगे पिछला वीडियो जाके। चलिए इस फार्मूले पर रख दीजिए, है ना। तो क्या होगा, ये 5/32 प्लस 1/32, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है इसलिए ये हो जाएगा 32 और 5 + 1 6 हो जाएंगे। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 3/16, और आगे सॉल्व करेंगे डेसिमल में तो ये हो जाएगा 0.188। ये आपके बुक में है, देख लेंगे। तो इसका मतलब ये है कि लगभग 18.8% रात में 3 से ज़्यादा टीवी डिमांड होगी। बी क्या था, बी था कि एक पार्टिकुलर कस्टमर ने टीवी मांगा, उसे टीवी मिलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। ये कोई कस्टमर टीवी मांगता है तो उस कस्टमर को टीवी मिलने की प्रोबेबिलिटी, संभावना क्या है। तो हम क्या करते हैं कि एक पार्टिकुलर कस्टमर को पकड़ के देखते हैं कि उस कस्टमर ने टीवी मांग लिया। अब बाकी कितने बच गए, 4 कस्टमर। क्या करते हैं, हमने एक को कांस्टेंट माना, बाकी के जो 4 कस्टमर्स हैं वो मांग भी सकते हैं, नहीं भी मांग सकते हैं, है नहीं। तो हम एक कस्टमर्स को कांस्टेंट मान लेते हैं, उसके बेस पे बाकी जो 4 बच गए उनको हम चेक करेंगे कि मांगते हैं कि नहीं मांगते हैं। अब हम केस 1 देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक कस्टमर ने टीवी मांगा, वो तो हर बार मांगेगा क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एक कस्टमर को टीवी मिलने की संभावना कितनी है। उसके मांगने के बाद बाकी जो कस्टमर्स हैं वो टीवी नहीं मांगते हैं, है ना। तो हमारे कस्टमर ने टीवी मांगा, बाकी 4 कस्टमर्स में से एक भी टीवी नहीं मांगता, तो कुल डिमांड कितना हो गया, कुल डिमांड 1 हो गया। और टीवी कितना है, टीवी है 3 है, इसलिए हमारे कस्टमर को टीवी मिलना एकदम निश्चित है, पक्की बात है। अब प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं कि बाकी 4 में से 0 लोग रिक्वेस्ट करें, तो इस फार्मूले से निकाल के देख लेते हैं। हमारे पास टोटल है 4, n है 4, है ना, और 0 लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं यानी कि r = 0। तो इस फार्मूले पे रख के देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4 कॉम्बिनेशन 0, ये केस 1 है, और 1/2 r है 0, है ना, 1/2, और टोटल ट्रायल्स है ये 4 - 0 होना चाहिए, लेकिन इसको नहीं लिखा है। ठीक है, तो अब देखिए अगर हम इसको सॉल्व करें तो 4 कॉम्बिनेशन 0 = 1 होता है। सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है, फैक्टोरियल 4 बटे क्या होगा, फैक्टोरियल r होता है ना, तो फैक्टोरियल r कितना है हमारे पास 0 है। ठीक है, 4 - 0 फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो अब देखिए हमको पता है फैक्टोरियल 0 मतलब 1 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो फैक्टोरियल 4 बटे इसका तो 1 हो गया, और 4 - 0 मतलब 4 ही होगा, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 हो जाएगा। ये आपका आगे है आंसर। घातांक के नियम से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो आंसर हमेशा 1 आता है। आपको घातांक का नियम देखना चाहिए। ठीक है, अब ये तो टोटल बात करें तो 1 हो गया, है ना, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। बचा क्या, 1/2 का घात 4 बचा। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए लिखा हुआ है। तो अगर बाकी के 4 में से किसी ने टीवी नहीं मांगा तो आपका जो पहली संभावना जो है वो हो जाएगा 1/16। केस नंबर 2 देख लेते हैं। केस नंबर 2 क्या हो सकता है, हमारे कस्टमर के अलावा एक और कस्टमर टीवी मांगे, है ना। 5 में से एक कस्टमर तो मांग ही रहा है, साथ में एक और कस्टमर मांग ले टीवी,
तो कुल टीवी कितना है हमारे पास? 3 है। मांगा कितने लोगों ने? 2 लोगों ने, इसलिए हमारे कस्टमर को टीवी मिलेगा। अब बाकी 4 में से एक व्यक्ति रिक्वेस्ट करेगा, तो संभावना 2 देख लेते हैं कि बाकी के 4 में से एक ने टीवी मांगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 1 इंटू 4 माइनस 1 फैक्टोरियल होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 3 रख देते हैं हम। तो यहाँ पर तो फैक्टोरियल 1 का मतलब हो गया 1। 4 में 1 माइनस करेंगे तो हो जाएगा आपका 3। यहाँ पर फैक्टोरियल है तो ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या आएगा? 4 आएगा, है ना। तो 4 कॉम्बिनेशन 1 का आंसर आ गया यहाँ पर 4। अब इनको सॉल्व करते हैं। 1/2 का मतलब 1/2, 1/2 का मतलब 1/2 का पावर 3। तो ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा प्लस 2। तो ये हो जाएगा टोटल क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/16। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 4/16 हो जाएगा, और आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। क्लियर है? तो ये आपका दूसरा सिचुएशन है। मतलब ये कि अगर पहले कस्टमर के अलावा किसी दूसरे ने मांगा तो पहले कस्टमर को टीवी मिलने का जो चांस है, प्रोबेबिलिटी है, वो 1/4 है। तीसरा केस देख लेते हैं कि अगर पहले व्यक्ति के अलावा 2 लोग और मांग लेते हैं टीवी, तो टोटल डिमांड कितना हो गया? 3 हो गया, और टीवी भी कितनी है? 3 है, इसलिए हमारे कस्टमर्स को टीवी मिलेगा। तो अब बाकी जो 4 बच गए थे, एक को तो हमने कांस्टेंट माना है, 4 में से 2 ने रिक्वेस्ट किया। तो केस 3 क्या हो जाएगा कि 4 में से 2 ने रिक्वेस्ट किया। तो चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 2 फैक्टोरियल। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू, इसको हम छोड़ देते हैं फैक्टोरियल 2 करके, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2 और इंटू हो जाएगा फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये हो गया आपका 12, और ये हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 2, जो कि आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6। ठीक है, बच गए आपके 1/2 का घात 4, 1/2 का घात 4। तो ये कितना हो जाएगा? ये इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो इंटू हो जाएगा 1/16। तो आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6/16। इसको और इजी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16। तो ये आंसर आ गया है, जो कि P3 है। अगला केस देख लेते हैं। अगला केस क्या हो सकता है कि बाकी के 4 में से 3 कस्टमर अगर टीवी मांगे तो टोटल डिमांड कितना हो जाता है? 4 हो जाता है, लेकिन टीवी कितनी है? 3 है, तो चारों को टीवी नहीं मिल सकता। अब देखिए टीवी मांगने वालों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो गई है। तो हमारा जो मेन कस्टमर है उसको टीवी मिलने की संभावना कितनी है? तो टीवी मिलने की संभावना उसके क्रम के ऊपर डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे पास ABCD 4 लोग टीवी मांग रहे हैं, है ना। तो हम जिस कस्टमर की बात कर रहे हैं अब वो A है। अगर उसने पहले नंबर पे टीवी मांग लिया तो उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी आपका 1/4 संभावना हो जाएगा। अगर वो B नंबर पे है, मान लीजिए कि वो कस्टमर जिसकी हम बात कर रहे हैं ये कुछ इस क्रम में मांगता है, कोई पहले और मांग लेता है, दूसरे नंबर पे मांगता है, तो ये क्या हो जाएगा? 2/4। अगर वो तीसरे नंबर पे मांगता है यानी कि 3/4 पे, तभी संभावना है उसको। अन्यथा अगर वो इस नंबर पे मांग ले, वो मतलब BCDA हो जाए, तब तो इसको चांस ही नहीं है। तो लास्ट चांस क्या है? 3/4। तो हमारा कांस्टेंट कस्टमर क्या हो गया? 3/4। इसलिए अब हमारा फार्मूला क्या हो जाता है? 3/4, और 4 में से कितने लोग मांगे? 3, और ये पूरा फार्मूला बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व कर लेते हैं। 4 कॉम्बिनेशन 3 अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाता है फैक्टोरियल 4, 3 फैक्टोरियल 4 माइनस 3। आगे सॉल्व करेंगे 4 इंटू फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा आपका 1
ये कैंसिल एंड कैंसिल और आंसर आ जाएगा आपका 4। चलिए तो ये हो गया आपका 3, ये तो है आपका पहले से बाई 4, इसको आपने सॉल्व किया तो इसका आंसर आ गया 4। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 1/2, ये कैंसिल है कैंसिल गया 3/16। अच्छा आ गया क्या, ये लिखा हुआ है। चलिए अब केस नंबर 5 देख लेते हैं। अगर 5 के 5 कस्टमर टीवी मांगे तो हमारा कस्टमर को टीवी मिलने की संभावना क्या होगी, क्योंकि आपके टीवी है ओनली 3, कस्टमर है 5। ये केस नंबर 4 की तरह है, ABCDE है ना, 5 कस्टमर कितने हैं टीवी। अगर वो इस पोजीशन पे है तो वो हो जाएगा 1/5, इस पोजीशन पे है 2/5, इस पोजीशन पे है 3/5। इस पोजीशन और इस पोजीशन पे तो चांस ही नहीं मिलने का, है ना, तो इस पोजीशन पे उसको मिलने का चांस है। इसलिए आपका जो फार्मूला है वो कुछ इस तरह से हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको देखिए ये तो हो जाएगा 1, बचता क्या है 3/5 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/60। आगे सॉल्व करेंगे 80 हो जाएगा। 16 पंचे 80, तो ये हो जाएगा 3/80। और सभी केस को क्या करते हैं जोड़ते हैं, यही बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का रूल है ना। तब हमको टोटल पता चलेगा P1 P2 P3 P4 सभी का हम जो वैल्यू है P1 P2 P3 P4 P5 का, तो ये कुछ इस तरह से है, आप बैक जाके देख सकते हैं। चलिए अब हम सबका एलसीएम लेंगे, ऐसे तो जोड़ नहीं सकते, तो सबका एलसीएम निकलता है 80। एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5/80 धन 20/80 धन 30/80 धन 15/80 धन 3/80। सॉल्व करेंगे, ऊपर वाले को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 73/80। इसलिए कि जो कस्टमर है वो अगर रिक्वेस्ट करे तो सभी कंडीशंस को देखें, सभी सिचुएशंस को देखें, तो उस कस्टमर्स को टीवी मिलने की जो संभावना है, प्रायिकता है, वो है 91.25%। अब देखते हैं पार्ट सी, जो पूछ रहा है कि टीवी का रेंट कितना होना चाहिए कि जो मालिक है उसको ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो, वो उसका मूलधन बना रहे। तो अब यहाँ देखिए बुक के अनुसार यहाँ टी मतलब है एक दिन की कुल टीवी रेंटल इनकम। टी को रैंडम वेरिएबल क्यों बनाया है, क्योंकि हर दिन समान संख्या में लोग टीवी नहीं मांगेंगे। देखिए किसी दिन टीवी नहीं मांगेगा कोई भी व्यक्ति, किसी दिन 1 जने मांगेगा, किसी दिन 2 जने, किसी दिन 3 जने। इसलिए डेली इनकम भी आपकी क्या होती रहेगी, बदलती रहेगी। तो कितनी इनकम हो सकती है, मालिक के पास केवल 3 टीवी है, इसलिए मैक्सिमम वह एक दिन में 3 टीवी का ही किराया ले सकता है। तो मान लो एक टीवी का रेंट है R, उसको हम R से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर मान लो जिस दिन कोई टीवी रेंट नहीं हुआ तो टी क्या हो गया 0 हुआ। अगर एक टीवी रेंट हुआ तो टी क्या हो गया R के बराबर हुआ। पहले दिन क्या था R बराबर 0 था, यानी कि रेंट 0 था। अगर 1 मांगा तो टी बराबर R हुआ। अगर 2 टीवी मांगा तो 2R हुआ, डबल हुआ। अगर 3 टीवी मांगा, 3 जने टीवी मांगे तो T = 3R हुआ। तो यही संभावना होगी कि या तो कोई नहीं मांगेगा, या तो 1 जने मांगेगा, या तो फिर 2 जने मांगेगा, या फिर 3 जने मांगेगा। यही 4 संभावना है पैसे आने की। अब देखिए इनका प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि हम पहले से ही 5 समझ चुके हैं कि 5 कस्टमर हैं और टीवी मांगने की प्रोबेबिलिटी हम मान चुके हैं कि 1/2 है। तो अगर हम x = R लें, हमारे पास टीवी है, हमारे पास कस्टमर है 5, R बदलते रहेगा, ठीक है। तो इस फार्मूले से हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं केस 1। केस 1 में अगर x 0 होता है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब सॉल्व करके देख लीजिएगा, वीडियो लंबा हो रहा है। तो केस 1 में रेंट है वो हो जाएगा 0। केस 2 देखते हैं। अगर एक व्यक्ति ने टीवी मांगा, मतलब 5 कस्टमर्स में से केवल 1 कस्टमर ने टीवी मांगा, तो यहाँ पर R की जगह में क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 5C1 5 हो जाता है। बाकी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 1/32। आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2। इस सिचुएशन में केवल एक टीवी रेंट हुआ, इसलिए
रेंट बराबर हो जाएगा। उसके बाद सेकेंड केस 3 हो सकता है, अगर 2 लोगों ने टीवी मांगा, अर्थात 5 में से 2 कस्टमर टीवी मांगते हैं तो एक्स बर यहाँ पर आर की जगह में 2 हो जाएगा और ये फार्मूला यहाँ पर इस फार्मूले का प्रयोग होगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 10 आएगा और बाकी की जो ये बच गई इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/32 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा, 10/32। केस नंबर 4, 3 या इससे ज़्यादा टीवी की डिमांड हुई तो या तो 3 होगा या फिर 4 होगा या फिर 5 होगा। लेकिन ध्यान दो, मालिक के पास केवल 3 टीवी है, इसलिए चाहे 3 लोग मांगे, चाहे 4 लोग मांगे, चाहे 5 लोग, मालिक मैक्सिमम 3 टीवी ही रेंट कर सकता है। इसलिए तीनों सिचुएशन में रेवेन्यू 3R ही होगा। तो चलिए अब की बार हम यही मान के चलते हैं कि x = 3। उस कंडीशन में 10/32 होगा। x अगर 4 है तो 5/32 होगा, x अगर 5 है तो 1/32 होगा। तीनों को मिला लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 16/32। तो P4 हो गया आपका 16/32। अब पूरी टेबल देख लो, अगर डिमांड 0 है तो टीवी का एक्चुअल जो रेंट है वो 0 मिलेगा, कितना 0, संभावना है आपका 1/32। एक कस्टमर मांगता है तो एक्चुअल टीवी का रेट है 1 और रेवेन्यू हो जाएगा R और संभावना हो जाएगा आपका 5/32। अगर 2 लोग मांगते हैं तो उसका डबल हो जाएगा R का, जो कि 10/32 होगा, यानी कि 5 का डबल 10। 3, 4, 5 यानी कि 3 से अधिकतम है तो ये 3 गुना ही होगा, जो कि 16/32 होगा। ध्यान देने वाली बात है, अगर डिमांड 4 या 5 होने पर भी इनकम 4R 5R नहीं होगा, क्योंकि मालिक के पास केवल 3 टीवी है। अब थोड़ा सा मीन एक्सपेक्टेड निकालेंगे, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू निकालेंगे। तो मीन का जो फार्मूला होता है वो कुछ इस तरह से है, माने कि एवरेज जो रेंट है ना, वो है आपका समेशन ऑफ वैल्यू इनटू उसकी प्रोबेबिलिटी। तो हर पॉसिबल इनकम को उसकी प्रोबेबिलिटी से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। चलिए कर देते हैं। पहली इनकम 0 हो सकता है, दूसरा 1/32 हमने देखा, तीसरी क्या हो जाएगी 2R इंटू 10/32, चौथी क्या हो जाएगी 3R, तो 3R इंटू 16/32। अब सबको जोड़ देते हैं मीन के लिए। ये भी पिछला वीडियो में समझाया जा चुका है मीन को, इसको आप पिछले वीडियो को जाके देख सकते हैं। तो इसको आप फार्मूले पे रख दीजिए, सॉल्व करेंगे क्या होगा, यहाँ पर 0 है, देखिए मल्टीप्लाई में 0 है, तो पहला टर्म तो हो गया 0, बचा क्या, ये 5R/32 हो जाएगा, ये 20R/32 हो जाएगा, ये 48R/32 हो जाएगा। सबका डिनोमिनेटर सेम है तो आपका ये हो जाएगा 32 और सबको ऐड करेंगे तो 73R/32। तो एवरेज रेंट कितना हो जाएगा, एवरेज रेंट हो जाएगा 73R/32। इसका वास्तविक मतलब क्या है, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसका मतलब यह नहीं कि हर दिन इतनी इनकम आएगी, बल्कि इसका मतलब यह है कि अगर बहुत सारी इवनिंग्स का एवरेज लिया जाए तो प्रति इवनिंग्स एक्सपेक्टेड रेंटल इनकम इतना होगा, 73R/32 होगी, यानी यह लॉन्ग रन एवरेज इनकम है। अब कॉस्ट देखते हैं, मालिक ने कितने टीवी खरीदे, 3। एक टीवी की डेली कॉस्ट है C, तो 3 टीवी की डेली टोटल कॉस्ट कितना है 3C। ब्रेक इवन कॉस्ट यानी कि ना नफ़ा ना नुकसान। क्वेश्चन में ऐसा रेंटल चाहिए कि एक्सपेक्टेड इनकम इज इक्वल टू कॉस्ट होना चाहिए, यही ब्रेक इवन है। हमारी एक्सपेक्टेड इनकम कितना है, इतना आ सकता है, और कॉस्ट कितना है 3C, इसलिए 73R/32 इज इक्वल टू 3C। अब R निकाल लेते हैं, तो हम इसको दोनों साइड 32 को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो बचेगा क्या, 72/R है ना। ये सॉल्व करेंगे तो 96 इंटू C हो जाएगा। अब दोनों साइड 73 से डिवाइड कर देते हैं, R कितना हो गया 96C/73। इसको अगर हम सॉल्व करें 96C/73 को, ये हो जाएगा 1.315 लगभग। तो फाइनल मीनिंग ये है कि अगर टीवी की डेली कॉस्ट C है तो उसका डेली रेंटल लगभग 1.315C रखना चाहिए। एक उदाहरण देख लेते हैं, अगर C 100 है तो R है ना, R यहाँ पर कितना है, R कितना है 1.315C है ना, उसी को अप्लाई करके देखते हैं। 100 है तो इसको रख देते हैं
अर्थात लगभग 132 रुपये डेली रेंटल रखना पड़ेगा। तो मालिक का जो 100 रुपये लगा हुआ है टीवी में वो रिटर्न हो जाएगा। अब देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 10। यहाँ लिखा है 6 डाइस आर थ्रोन 729 टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स डू यू एक्सपेक्ट एटलीस्ट 3 डाइस सो ए 5 आर 6। इसको थोड़ा हिंदी में समझ लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 6 डाइस हैं, 6 पासे हैं और उनको 729 बार फेंका गया। ठीक, अब यहाँ से क्वेश्चन निकल के आता है कि कितनी बार कम से कम 3 पासों पर 5 या 6 आने की उम्मीद है। किसी भी 3 पासे पे 5 या 6 आने की उम्मीद कम से कम 3 पासे पे कितनी बार है ना, ये क्वेश्चन है। तो इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब हमको पता है कि अगर उस पर 5 या 6 आए तो उसको हम सक्सेस मानेंगे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के रूल से, और अगर 1 2 3 4 आए तो उसको क्या मानेंगे, फेलियर मानेंगे। तो अब देखिए हमारे पास पासे कितने हैं, हमारे पास पासे हैं 6 और उस पर सक्सेस आने वाले अंक क्या है, 5 या 6 है। वो ये बोल रहा है कि 5 या 6 आने की संभावना कितनी है, बोल रहा है 3 पासे पे। तो अगर हम P को सक्सेस माने, है ना, और हमको पता है कि प्रत्येक पासे में 6 अंक होते हैं और हमारे पास पासे कितने हैं, 2 हैं। तो इसलिए 2 पासे में 6 आने की संभावना है ना। तो हमारा प्रोबेबिलिटी, जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, ये इसको अगर हम सॉल्व करें तो 1/3 है। और फेलियर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, जिसको हम किस क्यू से डिनोट करते हैं, क्या हो जाता है, 1 - p होता है ना। तो इसको हम पुट कर देते हैं वैल्यू, ये क्या हो जाएगा 3 - 1/3, आंसर आ जाएगा 2/3। तो ये आपका क्यू है जो कि फेलियर है। अब देखिए हमारे पास क्या क्या आ गए, n आ गए, यानी कि टोटल 6 नंबर आते हैं एक पासे पे। हमारे पास सक्सेस आ गया 1/3, हमारे पास फेलियर आ गया 2/3। अब हम इसको बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले पे रखेंगे। उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है। एटलीस्ट 3 का मतलब होता है कि 3 या फिर उससे अधिक। तो या 3 बार सक्सेस हो सकता है, एटलीस्ट 3 बोल रहा है तो 4 बार भी हो सकता है, 5 बार भी हो सकता है, 6 बार भी हो सकता है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार को जोड़ेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, x जो है 3 या 3 के बराबर, है ना, 3 से बड़ा या फिर 3 के बराबर होगा तो आपका जो प्रोबेबिलिटी होगा ये कुछ इस तरह से होगा, सभी का समेसन होगा। अब फार्मूला लगाते हैं। अब देखिए केस 1 क्या कहता है कि अगर ठीक 3 गोटी पे 5 या फिर 6 आने की उम्मीद है ना। हमारे पास टोटल कितने पासे हैं, हमारे पास हैं 6 पासे। तो कम से कम 3 बोल रहा है तो हम शुरुआत से शुरू करते हैं। ठीक 3 गोटी पे 5 या 6 आने की उम्मीद, यानी कि बाकी 3 पर 5 या 6 ना आए, है ना। तो 6 कॉम्बिनेशन 3 होगा। तो यहाँ पर फार्मूला ये है कि NCR इंटू P पावर R इंटू Q पावर N माइनस R। ये P क्या है, वो है 1/3 यानी सक्सेस, है ना। R यानी कि कितना दिख रहा है यहाँ पर, 3 है, इतना आने की हम उम्मीद रख रहे हैं। ठीक, फेलियर कितना है 2/3, n माइनस आर करेंगे तो n कितना है यहाँ पर, यानी n है 6 और r कितना है 3, तो ये हो जाएगा 3। तो ये फार्मूला आपका निकल के आएगा। अभी इसको सॉल्व नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। केस नंबर 2 देखते हैं। केस नंबर 2 का मतलब ये है कि कम से कम 4 गोटी पे 5 या फिर 6 आए। तो कुछ इस तरह से आपका फार्मूला निकल के आएगा। n तो 6 ही रहेगा, केवल क्या बदलेगा, r बदलेगा। तो यहाँ पर इसका पावर बदल जाएगा, यानी कि 6 - 4 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 2 हो गया है। अब केस नंबर 3 देख लेते हैं। केस नंबर 3 में क्या हो सकता है कि 5
गोटियों पर 5 या 6 आ सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पर आर कितना हो गया, 5 हो गया। और यहाँ पर पावर 1 हो जाएगा क्योंकि 6 माइनस 1 सॉरी 5 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। केस नंबर 4 क्या हो सकता है कि छयों की छयों गोटी में क्या हो सकता है, छयों की छयों गोटी में 5 या 6 आ सकता है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, ठीक। तो ये फार्मूला हो जाएगा। और हमको पता है कि यहाँ पर 6 कॉम्बिनेशन 6 माने कि n कॉम्बिनेशन n इज इक्वल टू 1 होता है हमेशा, ठीक। यहाँ पर तो 6 माइनस 6 होगा तो ये टोटल 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो, ये यहाँ पर 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 1 है जिसको लिखा नहीं गया है। तो ये फार्मूला निकल के आता है। अब देखते हैं आगे। अब हम क्या देखते हैं कि 1/3 का पावर 6 सभी पदों में है, सभी केस में सभी पदों में है, तो इसलिए 1/3 का पावर 6 को बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, अंदर बचा कुछ इस तरह से, है ना, आप एक बार चेक कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा। इसमें से 1/3 का पावर 6 निकालें तो यहाँ पर बचेगा 2 का पावर 3, ठीक है। इसी तरह से इसमें भी 1/3 का पावर 6 निकाल लें तो यहाँ बचेगा 2 का पावर 2। उसी तरह से यहाँ पर 2 का पावर 1 बचेगा और यहाँ पर तो है ही नहीं, ठीक। तो हम क्या करेंगे कि 1/3 के पावर 6 को निकाल लेते हैं बाहर, जो बचा है उसको सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो ये हो गया, इसको हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे। इस टर्म को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3, ये हो जाएगा 6 माइनस 3 फैक्टोरियल। आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होता है 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। ये कटा ये कटा, चलिए और आगे सॉल्व कर लेते हैं। 6 का गुणित 5 गुणित 4 बचेगा, नीचे में है फैक्टोरियल 2 का मतलब होता है 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कैंसिल ये दोनों कैंसिल, ठीक। क्या बचा 20। और क्या था 2 का पावर 3 था, है ना, तो 2 का पावर 3 था तो ये हो जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 160 हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा 160। चलिए दूसरा टर्म को देखते हैं। दूसरा टर्म है फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 4 6 माइनस 4 फैक्टोरियल, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं 6 इंटू 5 इंटू फैक्टोरियल 4, इसको सॉल्व करेंगे तो ये बचेगा फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल ये कैंसिल। ध्यान से देखोगे तो ये हो जाएगा 2 एकम 2 तिया 6 5 तिया 15, ठीक है 15। यहाँ 2 का पावर 2 है तो हो जाएगा 4, इस हिसाब से 15 चौक 60 दिख रहा है ये। इसी तरह से इनको भी आप सॉल्व कर लीजिए, 2 ठो में समझ में आ गया होगा। तो आंसर कुछ इस तरह से आएगा, है ना। पहला क्या आया था 160, दूसरा पद से क्या आया था, दूसरा केस से 60, तीसरा पद से केस से क्या आएगा 12, चौथा केस से आएगा 1। सॉल्व करेंगे तो अब हम क्या करेंगे, उसको ऐड करेंगे सभी को। तो ऐड करने से क्या आ रहा है 233, लेकिन हमारे पास जो कॉमन में क्या निकाले हैं 1/3 का पावर 6 निकाले हैं ना, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 1/3 के पावर 6 को सॉल्व करेंगे तो आप करके देख लीजिए, ये आ जाएगा 729 इंटू 233 है ये वाली। तो अब देख लीजिए आंसर ये आ गई 233/729, ठीक है। अब हमने पासों को कितने बार फेंका था जी, हमने पासों को प्रयोग किया था 729 बार। तो एक बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हमने क्या निकाली 233/729, तो 729 बार सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, एक बार इंटू 729 बार, ये इसको सॉल्व करेंगे तो 233 आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर क्या आ गया 233।
तो आंसर क्या कह रहा है कि अगर 6 पासों को 729 बार ट्रायल करें तो कम से कम 3 पासों में 5 या 6 आने की जो संभावना है वो कितना है, 233 बार है। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। द लोकल अथॉरिटीज इन अ सर्टेन सिटी इंस्टॉल्ड 2000 इलेक्ट्रिक लैम्प्स इन अ स्ट्रीट ऑफ द सिटी। पूरा आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए, मैं हिंदी में इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। चलिए क्वेश्चन को हिंदी में समझते हैं। सवाल ये कह रहा है कि एक शहर में 2000 इलेक्ट्रिक लैम्प्स यानी कि 2000 बिजली के बल्ब लगाए गए हैं। अब इन बल्बों की एवरेज लाइफ 1000 बर्निंग आवर्स है, मतलब प्रत्येक बल्ब की जो एवरेज लाइफ है वो 1000 घंटा है ना। एवरेज लाइफ कह रहा है, प्रत्येक बल्ब एकदम 100% 1000 घंटा जलेगा ऐसा नहीं है। एवरेज बल्ब कहने का मतलब कोई 800 भी जल सकता है, कोई 1200 भी जल सकता है, कोई 900 भी, ऐसा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यानी बहुत सारे बल्बों की लाइफ को देखा जाए तो उनकी औसत आयु जलने की अवधि जो है ना 1 घंटा है, 1000 घंटा है। इसके साथ स्टैंडर्ड डेविएशन 200 आवर्स दिया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, मान लो एवरेज हम 1000 लेते हैं तो इसका डेविएशन यानी कि विचलन 200 है। इधर 200 प्लस इधर 200 माइनस, तो 800 घंटा से 12 घंटा के बीच में कह रहा है ये, है ना। यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, अच्छा ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है। ठीक है, 1000 घंटा एवरेज दिया है, डेविएशन 200 घंटा दिया हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन को अभी बहुत आसान भाषा में समझ लेते हैं। यह हमें बताता है कि बल्बों की लाइफ 1000 घंटे के आसपास कितनी फैली हुई है, और यहाँ स्टैंडर्ड डेविएशन 200 घंटा है। ये मैं समझा चुका हूँ, है ना। तो अब इसमें 2 सवाल हैं, ए और बी। पहले उसने कहा कि ये चीज़ें हैं, अब इसमें फिर सवाल पूछ रहा है। पहला सवाल क्या है, पहले 700 बर्निंग आवर में कितने लैम्प्स फेल होने की उम्मीद है, माने पहले के 700 घंटे में कितने बल्ब जो हैं वो फटने की बोलो चाहे ख़राब होने की उम्मीद है, कह रहा है। यानी 2000 बल्बों को जलाया गया तो उसमें से 700 घंटे के अंदर ही कितने बल्ब खराब हो जाएंगे। अब दूसरा सवाल क्या पूछ रहा है, दूसरा सवाल पूछ रहा है कि कितने समय बाद 10% लैम्प्स फेल हो चुके होंगे। मतलब 2000 बल्बों में से लगभग 10% बल्ब खराब हो जाए तो वह समय कितना होगा। सीधी सी बात है कि 2000 बल्ब हैं हमारे पास, इसमें से 10% बल्ब यानी कि कितने हो जाएंगे, 10% बल्ब यानी कि 200 बल्ब के खराब होने के क्या टाइमिंग होगी, ये पूछ रहा है। कितना समय में 200 बल्ब खराब हो जाएंगे 2000 में से। उसके बाद और क्या बोल रहा है, इसी में दूसरा सवाल है कितने समय बाद 10% बल्ब लैम्प्स अभी भी बर्निंग होंगे। पहले उसने कहा कि कितने समय में 10% बल्ब खराब हो जाएंगे, दूसरे सवाल पूछा उसने कि कितने समय में 10% बल्ब अभी भी जल रहे होंगे। कहने का मतलब ये है कि जो 2000 बल्ब में से 90% जो बल्ब है खराब हो चुके रहेंगे और मात्र 10% यानी कि वही 200 बल्ब अभी भी जलते रहेंगे। इसी दूसरे सवाल में ए बी करके 2 सवाल दिया हुआ है। अब देखिए सवाल में दी गई हर चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर देखो टोटल लैम्प्स कितना है, 2000 है। इसलिए जब हमें परसेंटेज या प्रोबेबिलिटी मिलेगी तो उसे 2000 से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल बल्बों की संख्या निकालने पड़ेंगे। अब हमको दूसरा चीज़ देखना है मीन, यानी कि एवरेज, है ना। कितना बताया है, 1000 घंटा बताया है। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या चीज़ होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पर 200 घंटा दिया हुआ है, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि ऑब्जर्वेशन मीन यानी 1000 के आसपास कितनी फैली हुई है। पहले भाग में हमें 700 घंटा के बारे में जानना है, इसलिए, है ना। पहले सवाल में पूछा ना कि 700 घंटे में कितने बल्ब खराब हो चुके रहे होंगे, ऐसा पूछा है। तो यही x हमको जानना है। तो दूसरे भाग में हमें x पता नहीं है, वही हमें एक्चुअल बर्निंग आवर्स निकालने हैं। अब देखिए
पार्ट ए को हम शुरू करते हैं, पहला सवाल को शुरू करते हैं। सवाल पूछता है कि पहले 7 घंटे में कितने लैंप्स फेल होंगे। यहाँ हमारी एक्चुअल वैल्यू क्या है, एक्स क्या है 700 है। मीन क्या है जी, मीन है आपका 1000 है, और डेविएशन क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वो है आपका 200, ये दिया हुआ है। अब 700 को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लोकेट करना है, इसके लिए हमें जेड स्कोर निकालने पड़ेंगे। अब ये जेड स्कोर क्या होता है थोड़ा सा देख लेते हैं। जेड स्कोर क्या होता है, जेड स्कोर हमें बताता है कि कोई वैल्यू अपने मीन से कितनी स्टैंडर्ड डेविएशन दूर है ना। इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, हमारा मीन कितना है 1000 घंटा है, हम देख रहे हैं 700 घंटा, तो 700 1000 से कितनी दूर है ना, कितना दूर है माइनस करोगे तो 300 घंटा है। जेड स्कोर का जो फार्मूला है कुछ इस तरह से है, एक्स माइनस एम बाय सिग्मा, है ना। यहाँ पर जेड स्कोर हमको निकालना है, एक्स 700 है, मीन कितना है, मीन है आपका 1000, सिग्मा कितना है, सिग्मा है आपका 200, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -1.5 आएगा। अब हमें प्रोबेबिलिटी चाहिए। अब हमें पता है कि z = -1.5 अभी हमने निकाला, लेकिन हमें यह जानना है कि 700 आवर्स से पहले कितने बल्ब फेल होंगे। इसके लिए नॉर्मल कर्व -1.5 के बाईं तरफ एरिया देखेंगे। इसके लिए हमको मानक सामान्य वितरण तालिका यानी कि जेड टेबल देखना पड़ेगा। जेड स्कोर 1-1.5 आया था, तो हम खोज लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है -1.5 का जो वैल्यू है 0.0668, तो इसको हम और अच्छे से लिखें तो 0.06 के बाद फिर से 6 है, तो हम क्या कर लेते हैं उसको 76 कर लेते हैं, ठीक है। 3 डिजिट ही लिखेंगे, ऐड को हटा देंगे, ठीक। तो -1.5 का जो वैल्यू है कितना आ गया जेड टेबल के अनुसार 0.067। ये देखिए 0.067 का मतलब है लगभग 6.7% संभावना है। अब प्रोबेबिलिटी को एक्चुअल लैम्स में बदलेंगे। कुल लैम्स कितना है 2000 है, और फेल होने की प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात कितना है 0.067। इसलिए नंबर ऑफ फेल्ड लैम्प्स इज इक्वल टू टोटल लैम्प्स इनटू प्रोबेबिलिटी। तो नंबर ऑफ फेल्ड लैम्प हमको निकालना है, टोटल लैम्प्स कितने हैं 2000 इनटू प्रोबेबिलिटी हमारे पास संभावना कितनी है 0.067। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपका ये आंसर आएगा, देख लेते हैं 2000 इंटू 0.067। इसको हम अगर पॉइंट को हटा दें तो कुछ इस तरह से हो सकता है ना, इस तरह से हो जाता है क्या, तो ये 3 कैंसिल, ये हो गया 2 7 जार 14, 2 6 जार 12 और 13, और ये हो जाएगा 1। तो ये आपका ये आ गया आंसर। चलिए, पहले 700 बर्निंग आवर्स में लगभग 134 लैम्प्स फेल हो जाएंगे, ये बुक में भी है और हमने यहाँ पर निकाला। अब पार्ट भी शुरू करते हैं, दूसरा उसमें पार्ट है, अगला सवाल पूछा है। अब सवाल पूछता है कि कितने समय बाद 10% लैम्प फेल हो चुके होंगे। यहाँ हमें एक्चुअल टाइम नहीं दिया गया है, हमें वह टाइम निकालना है। 10% को प्रोबेबिलिटी में बदलेंगे, 10% को क्या करेंगे प्रोबेबिलिटी में बदलेंगे। तो हम क्या करेंगे 10 जो परसेंट है हम उसको ऐसा भी लिख सकते हैं, तो सॉल्व करके ऐसा भी लिख सकते हैं, आप लोगों को पता है, ठीक है। तो अब फेल होने वाले लैम्प्स को नॉर्मल कर्व के लेफ़्ट साइड में दिखाएंगे, जो नॉर्मल कर्व होता है उसके लेफ़्ट साइड में दिखाएंगे। इसलिए हमें ऐसा जेड स्कोर चाहिए जिसके बाईं तरफ का एरिया 0.10 हो। तो जेड टेबल से क्या मिलता है 0.10 का जेड टेबल से हम खोज लेते हैं। जेड तालिका में 0.10 को अगर हम देखेंगे तो वो हो जाता है -1.28, जो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगा। 0.10 का जो वैल्यू है वो आ गया है -1.28। क्यों आया, क्योंकि 10% एरिया मीन हमने देखा बाएं तरफ देखा, और मीन से बाएं तरफ जाने पर जेड क्या आता है, वो आता है निगेटिव, ठीक है। तो 10% लेफ्ट साइड यानी कि जेड स्कोर क्या आ गया -1.28। अब हमें जेड से एक्चुअल आवर्स यानी कि एक्स निकालना है। हमारे पास मूल का फार्मूला है ना, मेन जो फार्मूला है वो जेड स्कोर का वो क्या होता है x - m/σ, ठीक है।
फार्मूला को एक्स के लिए रीअरेंज करते हैं तो क्या हो जाएगा, एक्स के लिए अगर हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। आराम से आप कर सकते हैं, करके देख सकते हैं, ये इस तरह से होगा। ठीक है, ये आ गया है। हमें चाहिए एक्स एक्चुअल बर्निंग आर, मीन है हमारा 1000, जेड है -0.28 और सिग्मा है 200। अब वैल्यू को पुट करते हैं। मीन है आपका 1000, जेड स्कोर क्या है -1.28 एंड सिग्मा क्या है आपका 200, है ना। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया। इसको अगर हम सॉल्व करें तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये इस तरह से आएगा। ठीक है, तो -2.256 को 1000 से माइनस करेंगे तो आ जाएगा x = 700/40 आवर्स। इसका मतलब ये है कि 744 घंटे के बाद लगभग 10% लैम्प्स फेल हो चुके होंगे। ये बुक में है, देख लीजिएगा। उसके बाद पार्ट बी का सेकेंड भाग, इसमें क्या पूछा है कि कितने समय बाद 10% लैम्प अभी भी बर्निंग होंगे, अभी भी जल रहे होंगे। तो यहाँ ध्यान से समझना है कि पहले 10% फेल होने की बात थी, इसलिए हमने कर्व का लेफ्ट साइड लिया था। अब कौन सा साइड लेंगे, राइट साइड लेंगे। तो इसका मतलब बचे हुए 10% लैप्स को नॉर्मल कर्व के राइट साइड लेंगे, तो इसलिए यहाँ जेड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। वही है, जहाँ पर माइनस था वो प्लस हो जाएगा, है ना, +1.28 हो जाएगा। तो इसी फार्मूले पे रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर माइनस था वो प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1256, यानी कि 1256 घंटे के बाद लगभग 10% लैम्प्स अभी भी जलते रहेंगे। अब देखेंगे दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 12। ये है द सेल्स टैक्स रिटर्न ऑफ अ सेल्समैन इज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूटेड विद पैरामीटर 1/4। What is the probability that his sales will exceed ₹10,000 assuming blah blah blah। हिंदी में समझेंगे ज़्यादा बेटर है। एक सेल्समैन का सेल्स टैक्स रिटर्न एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है और उसका पैरामीटर 1/4 है। पता कीजिए कि उसकी सेल्स 10,000 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है यदि सेल्स पर 5% टैक्स लगता है। और एकदम इजी भाषा में समझते हैं। देखिए, एक व्यक्ति जो कि सामान बेचता है उसे सेल्समैन कह रहे हैं हम। मान लो वह अलग अलग दिनों में अलग अलग अमाउंट का सामान बेचता है। कभी 5,000 की सेल होती है, कभी 10,000 की होती है, कभी 20,000 की होती है, यानी उसकी सेल्स अमाउंट बदलती रहती है। ठीक है, सेल्स का टैक्स क्या है, सवाल में टैक्स रेट दिया है 5%। मान लो सेल्समैन 10,000 का सामान बेचा, तो सेल्समैन ने सामान बेचा कितने का, 10,000 रुपये का। अब सरकार कहती है कि बेटा तुम्हारी सेल्स का 5% टैक्स लगेगा। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि 10,000 का 5% कितना होता है। 10,000 का 5% कितना होता है, 500 रुपये होता है। तो 10,000 की सेल्स पर टैक्स कितना हुआ, 500 रुपीज़ हुआ। अब असली सवाल सुनो। सवाल अब हमसे ये पूछ रहा है कि ऐसी संभावना कितनी है कि टैक्स रिटर्न 500 रुपये से ज़्यादा हो जाए, यानी 500 रुपये को एक सीमा समझ लो। अब हमें 500 से दाईं तरफ वाली रकम लेनी है, क्योंकि हमको सवाल में ये पूछा है कि ऐसी संभावना कितनी होगी कि टैक्स रिटर्न 500 से ज़्यादा हो जाए, है ना। तो कौन सा हो सकता है, देख लेते हैं। 600, 700, 800, 1000 रुपये तक हो सकता है। एक्स का मतलब बस इतना है कि सेल्समैन का एक्चुअल टैक्स रिटर्न कितना निकला। आज 300 हो सकता है, कल 600 हो सकता है, किसी दिन 1000 रुपये हो सकता है। इसलिए हम उस अननोन रकम को x कह देते हैं। अब हम इसको ऐसा लिख देते हैं, x > 500, है ना। तो इसका मतलब ये है कि टैक्स रिटर्न 500 से ज़्यादा होने की संभावना कितनी है। अब सवाल की पूरी कहानी एक बार में समझते हैं। एक सेल्समैन है, वह सामान बेचता है, उसकी सेल्स 10,000 रुपये, सेल्स टैक्स का 5% है, इसलिए 10,000 का 5% कितना हो गया, 500 रुपये हो गया। अब 500 हमारी सीमा बन गई। अब सवाल पूछ रहा है कि टैक्स रिटर्न 500 से ज़्यादा होने की संभावना कितनी है। जो बुक में दिया हुआ है उसको अब सॉल्व कर रहे हैं। ये हमने इस फार्मूले से, आप देख लेंगे बुक को, इस तरह से 500 रुपीज़ निकाला गया है। अब किताब का जो फार्मूला है वो क्या है, किताब की लिखती है कि f(x) = λe⁻−λx। यहाँ पर लेमडा की वैल्यू क्या है, 1/4 है। तो लेमडा क्या है, लेमडा जो है एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक पैरामीटर है। सवाल ने इसकी वैल्यू पहले से दे रखी है, 1/4। इस फार्मूले में लेमडा की जगह हम 1/4 रख देते हैं।
ठीक है, यहाँ पर भी 1/4 होगा और ऊपर में भी 1/4 यानी कि -x/4 होगा। यही किताब में लिखा है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है? ये क्या चीज़ है? एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। आसान भाषा में बोले तो इस फंक्शन की मदद से हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब असली प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। हमें जानना है कि सेल्स ₹10,000 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। 10,000 रुपये सेल्स का टैक्स कितना था? 500। इसलिए अब सवाल को ऐसे समझें, टैक्स रिटर्न 500 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? इसे इस फार्मूले से निकालेंगे, है ना। यहाँ x का मतलब क्या है? सेल्समैन का टैक्स रिटर्न, और x इज़ ग्रेटर देन 500 का मतलब क्या है? टैक्स रिटर्न 500 से ज़्यादा। अब किताब क्या कहती है कि किताब लिखती है कि P ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 500 इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ x इज इक्वल आर लेस देन 500। अब सवाल होगा ऐसा क्यों? वैसा इसलिए है क्योंकि 500 से ज़्यादा वाला हिस्सा चाहिए। पूरी प्रोबेबिलिटी को एक मानते हैं, है ना। आपने पढ़ा होगा कि बहुत सारे प्रोबेबिलिटीज़ हैं, 2 3 इस टाइप का हो, तो एंड में क्या होता है? सबको जोड़ने से क्या होता है? 1 होता है। इसलिए पूरी प्रोबेबिलिटी को एक मानते हैं, तो पूरी पॉसिबिलिटीज़ को 2 हिस्सों में बांट दो, तो 500 तक प्लस 500 से ज़्यादा। ठीक है, ये कुछ इस तरह से 500 से कम और 500 से ज़्यादा बांटेंगे और टोटल करेंगे तो आंसर क्या आता है? 1 आता है। ये हम जानते हैं। अब इसको ट्रांसफ़र कर देते हैं तो कुछ इस तरह से फार्मूला हो जाएगा, है ना। हम इसको यहाँ ले आएंगे तो देख लीजिए, 500 तक की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे और उससे एक में से घटा देंगे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज़ लेस आर इक्वल देन 500 निकालते हैं। वो इस फार्मूले से निकलेगा, 0 से 500 तक निकलेगा। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, है ना। यहाँ पर देखिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे, इस फार्मूले में एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रखेंगे। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है? ये है, चलिए रख दीजिए। यही किताब की अगली लाइन है। अब इंटीग्रेशन करेंगे, हमें सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है ना। तो इसका इंटीग्रेशन रिजल्ट आएगा ये। इसलिए इस टर्म का जो रिजल्ट है वो ये हो जाएगा, जिसका लिमिट होगा अभी 0 to 500। यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के नीचे 0 500, 0 से 0 और ऊपर 500 का मतलब है कि x 500 रखेंगे और फिर x 0 रखेंगे। तो पहले x 500 रखते हैं, है ना। इस x के में 500 रखते हैं, तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है -e⁻−125। और अगर x बराबर 0 रखते हैं तो वो क्या हो जाता है? x बराबर 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड करने पर 0 हो जाएगा, तो -e⁻0। और हमें पता है कि घातांक के नियम से किसी भी संख्या का अगर घात 0 है तो आंसर आता है 1, इसलिए ये हो जाएगा -1। अब ऊपर वाली वैल्यू और नीचे वाली वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ऊपर वाली वैल्यू क्या है? ये है। नीचे वाली वैल्यू क्या है? -1 है। ठीक है, इसको घटा लेते हैं। घटाने पर क्या आएगा? घटाने पर आएगा 1 - e⁻−125। लेकिन हमें तो चाहिए क्या? x इज़ ग्रेटर देन 500 चाहिए था ना। तो बिल्कुल अभी हमने निकाला है, हमने क्या निकाला है? नीचे वाला हिस्सा। तो 500 तक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? यानी 500 से ज़्यादा होने की प्रोबेबिलिटी, इसलिए शुरुआत वाला फार्मूला फिर लगाएंगे, वो वाला फार्मूला फिर लगाएंगे। यहाँ पर ये इसको चेंज कर देंगे और देखो पहले हमने क्या किया था? इसे ट्रांसफ़र किया था, अभी इसको ट्रांसफ़र कर दिए। अब इस फार्मूले में फिर से वही वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते जाएंगे। 1 - 1 प्लस, है ना, ये 1 है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1 पावर 1 -1 e⁻−125। ये है आपका फाइनल आंसर है, यही आपका फाइनल आंसर है। तो अब पूरे पेज की कैलकुलेशन एक साथ समझो। सेल्स को टैक्स में बदलना, हमने सेल्स को टैक्स में बदला जो कि 500 टैक्स है। एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला आपका ये है और लेमडा का वैल्यू ये है, तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू ये हो गया। हमें क्या चाहिए था? 500 से ज़्यादा टैक्स,
जो कि पी ऑफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 500। ज़्यादा वाली प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका क्या है इस फार्मूले में, है ना। तो अब इसको 500 तक की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो 0 से 500 इस फार्मूले में इंटीग्रेट किए, जिसका वैल्यू आया ये। अब इसे 1 में से घटा दिए तो वैल्यू आया e⁻⁻125। ये आपका आंसर है। चैप्टर का अगला हिस्सा बहुत जल्द हम अपलोड करेंगे।